हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा पहला पार्ट जो है भाग 1 बाबू जगदेव प्रसाद की जो जयंती है उस पर आपने देखा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, वो बातचीत अच्छा लगा होगा। और आज उसी कड़ी में हम कुछ अलग सवालों पर बातचीत करना चाहते हैं जो काफ़ी अहम है। आप जानते हैं दोस्तों कि जब 1967 में गैर कांग्रेसी बिहार में सरकार बनी तो उस सरकार को बनाने में या जो पूर्व की सरकार कांग्रेस की सरकार थी उसको गिराने में बाबू जगदेव प्रसाद के वैचारिक लड़ाई का कितना बड़ा योगदान था। उन्होंने जो विचारधारा सामने रखी, जिस तरह से उन्होंने जाति व्यवस्था के शोषणकारी स्वरूप, राजनीतिक व्यवस्था के शोषणकारी स्वरूप, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संसाधनों पर किसी खास जाति और वर्गों के कब्जा और राजनीतिक संगठनों में जिस तरह से किसी खास जाति और वर्गों के कब्जे थे, खास करके जो सवर्णों का कब्जा था पूरे संसाधनों पर, उसको लेकर के जो उन्होंने शोषित दल बनाई, या उससे पहले कहें कि संसोपा में जो उनकी कार्य प्रणाली रही या जो वैचारिक लड़ाई रही, जिस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, वो अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक, आर्थिक और बाकी जो भी व्यवस्था बनी है वो कितनी भी रिजिड हो, अगर लोग जागरूक हों, लोग को जागरूक किया जाए, वो अपने अधिकारों को समझें, उन्हें उस वैचारिक लड़ाई में लैस किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है। और उस बदलाव का फल बाद के दिनों में दिखता है कि किस तरह से आपका आरक्षण बढ़ा, प्रतिनिधित्व का सवाल बढ़ा, किस तरह से वो आगे आया और किस तरह से हमने कोशिश किया या उन्होंने कोशिश किया, उनके जो सहयोगी थे, उनके जो कॉमरेड्स थे, उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने जो प्रयास किया, उस प्रयास का नतीजा है कि बिहार में आरक्षण भी लागू हुआ, बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन भी बना और बाद में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उसको किस तरह से आगे बढ़ाया, ये बात आपको दिखता है, आपको सामने महसूस होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों हमारा कि अगर प्रयास किया जाए, वैचारिक लड़ाई लड़ी जाए, तो ये बातें संभव हैं। ये संभव है कि हम बदलाव समाज में कर सकें। तो वही मैं बात करना चाहता हूं आपके सामने कि क्या वो विचारधारा जो बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा थी, जिसमें कहा जाता है कि वो बिहार के लेनिन थे, उन्होंने जो वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था का एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के आधार पर हम ये बात कहते हैं, जिस तरह से उसका विश्लेषण किया, जिस तरह से उसके स्वरूप को उन्होंने उजागर किया, उस उजागर करने के स्वरूप के आधार पर ही हम उनको बिहार का लेनिन कहते हैं। और जब ये बात हम कहते हैं तो उनकी विचारधारा की बात करते हैं, हम उस शोषणकारी व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। इन सब के बावजूद कि संविधान ने और यहाँ के विधि व्यवस्था ने हमें चुनाव की प्रक्रिया बताया है, चुनाव की प्रणाली बताई है, डेमोक्रेसी में वो सबसे बड़ा स्पिरिट माना है, इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि संसाधनों पर आज भी उन्हीं लोगों का सबसे अधिक अधिकार है या कब्जा है या एकाधिकार है, जो शुरू से ही एकाधिकार बनाए रखे हैं, जो शुरू से ही संपन्न रहे हैं, जो शुरू से ही दबंग रहे हैं, वर्चस्वशाली रहे हैं। तो ये बात हमें समझना होगा उनकी विचारधारा से। और उनकी विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो ये भी सवाल पूछना होगा कि क्या इस चुनावी राजनीति के युग में बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को लागू कर पाना संभव है, और है तो कितना हद तक है। क्योंकि आप ये भी देखिए कि 1967 के बाद जो राजनीति में बदलाव हुए, बहुत सारे राज्यों में ओबीसी के सीएम हैं, पिछड़े वर्ग के सीएम हैं, दलित सीएम हैं, आदिवासी सीएम हैं, उनके हाथ में सत्ता आई है। लेकिन सत्ता आने के बावजूद भी जो बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा है, उस विचारधारा को लागू नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसी विचारधारा को लागू कर पा रहे हैं जो उनके विचारों के खिलाफ हैं, उनके विचारों के विपरीत हैं। ऐसे में हम कैसे ये बात समझें या समझने का प्रयास करें कि क्या तब ऐसी परिस्थितियां अगर बन गई हैं जिसमें नए नए इक्वेशन बन रहे हैं
और नए नए इक्वेशन बनने का कारण क्या है? क्या ये बात सही नहीं है कि जिन लोगों ने ये कहा कि हम बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने जब शासन अपना शुरू किया या शासन में आए तो उनके विचारों के विपरीत उन्होंने काम किया। बिहार की राजनीति का एक एग्जाम्पल आप उठाएं, यूपी के राजनीति का आप एग्जाम्पल उठाएं, तो समाजवादी कहने वाले लोगों ने ही इतनी अति की जाति के नाम पर या अपने परिवार के नाम पर, अपने वंश के नाम पर, कि कहीं से ये महसूस नहीं होता कि उन्होंने इस पुरखे की, मतलब बाबू जगदेव प्रसाद के विचारधारा को आगे बढ़ाया हो। ऊपर से जरूर कहते रहे कि हम समाजवादी हैं, हम बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन उसके तह में अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने वंश और अपने परिवार की राजनीति होती रही। जिन सवालों को उन्होंने उठाया, प्रतिनिधित्व की सवालों को, संसाधनों के सवालों को, वो नारे में जरूर गूंजता रहा, लेकिन उसका पॉलिसी के लेवल पर, उसका इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर, उसका सही मायने में जो आपका व्यवहार होता है उसमें लागू होने की जो बात कही जाती है वो कहीं नहीं दिखता। तो क्या वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद की जो विचारधारा थी, जो सपने उन्होंने देखे थे, जो आइडियल्स थे, जो आदर्श थे उनके, जैसे समानता की बात, जाति व्यवस्था खत्म करने की बात, जाति संघर्ष शुरू करने की बात। यहां संघर्ष का मतलब हिंसक संघर्ष नहीं है, यहां संघर्ष का मतलब वैचारिक संघर्ष है। तो क्या उस संघर्ष को उन लोगों ने नहीं तिलांजलि दे दी जो हमेशा कहते रहे कि हम बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? और जब उनकी सत्ता आई और जिनके लिए लड़ाइयां लड़नी थी, जिनके लिए सब चीजों को लागू करना था, चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे राज्य के संसाधन में प्रतिनिधित्व की बात हो, उसी विचारधारा को इन लोगों ने तिलांजलि दे दी। जब इन पिछड़े दलितों की सरकार रही, उस सरकारों में भी सही मायने में जो बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा रही, जिसकी लड़ाई वो लड़ते रहे, बहुजन की लड़ाई जो लड़ते रहे कि 90 वाला जो नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसी नारे पर इन लोगों ने जस्टिफाई किया ना कि हाँ, हम बाबू जगदेव प्रसाद के विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उनके राजनीतिक संगठन को उठा के देख लीजिए, उनकी सरकारों का पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उससे क्या पता चलता है? क्या बाबू जगदेव प्रसाद ये कह रहे थे कि 90% अगर संसाधनों में भाग हमारा है तो किसी संगठन में किसी जाति का केवल दबदबा रहेगा, वर्चस्व रहेगा? संसाधनों में खाली उन्हीं लोगों का वर्चस्व रहेगा? या सारी जातियों की बात कर रहे थे? सारे जातियों, सारे समूहों की बात कर रहे थे ना, जिससे हम बहुजन कहते हैं। ये बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा का आप एक तरह से क्रिटिसिज्म भी, आलोचना भी कर सकते हैं कि बहुजन तो उन्होंने कह दिया, लेकिन बहुजनों में जो वर्चस्वशाली था वो सारे संसाधनों का लूट करेगा, सारे सांगठनिक पदों पर वही बैठा रहेगा, वही उसी का वर्चस्व रहेगा। ये तो जिम्मेवारी उन लोगों की थी ना जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। और इससे उनको मौका मिला जो शुरू से ही जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के पोषक थे कि इन बहुजन समाज के, या बहुजन समाज में जो बहुजन शब्द है वो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। उसमें बहुत सारी जातियां थी जिनको निग्लेक्ट किया गया बाबू जगदेव प्रसाद के विचारधारा के नाम पर ही। उनका इन लोगों ने फायदा उठाया, जो उस विचारधारा के खिलाफ थे उन्होंने फायदा उठाया और अपने तरफ मिलाया, और मिला करके एक नया गठजोड़ जैसे बिहार में आप देखते हैं पैदा हुआ। और उस गठजोड़ ने पूरे सामाजिक न्याय की विचारधारा को ही खत्म करने का प्रयास किया, और आज भी वो बदस्तूर जारी है। आज भी संगठन में और सत्ता में प्रतिनिधित्व का सवाल उठ रहा है उन लोगों से भी जो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं। अगर आप सामाजिक न्याय के पैरोकार थे, बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों के पैरोकार थे, तो आपके संगठन और संसाधनों में जब आपकी सरकारें थीं तो उन सवालों को, उन मेजर्स को, वो जो मापदंड थे जो बाबू जगदेव प्रसाद बताते थे, वो लागू क्यों नहीं हुआ? वो लागू क्यों नहीं हुआ? केवल विचारधारा कह देने से कि हम उसके विचारधारा के पोषक हैं। और अगर
एक एक बेसिक सवाल अगर पूछा जाए कि भाई संसाधनों में या शिक्षा में चाहे स्वास्थ्य में आपने समानता क्यों नहीं लागू की जब आपकी सरकारें थी? स्वास्थ्य और शिक्षा को आपने फ्री क्यों नहीं किया अगर आप बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों के पोषक थे? एक तो ये बात हुई। दूसरी बात राजनीति की है कि अगर आप उनके नाम पर लोगों का वोट लेते रहेंगे तो एक लेवल तो आता है ना, एक स्टेज तो आता है ना, जब लोग ये समझने लगते हैं कि आप केवल उनसे वोट ले रहे हैं, आप केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या यही थी बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा? जैसे जब वहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री थे, उसी समय बाबू जगदेव प्रसाद का लोहिया के साथ डिफरेंस हुआ था, जिसमें लोहिया का नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो उन्होंने पूछा कि केंद्रीय जो बिहार का मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में पिछड़ों का 60% रिजर्वेशन कहाँ, ये प्रतिनिधित्व कहाँ है? महामाया प्रसाद को आपने बना दिया, वो खुद अपर कास्ट थे। जो लोगों का प्रतिनिधित्व था, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व माकुल नहीं था उसमें। और यहीं से ये डिफरेंस शुरू होता है। उन्होंने फिर अपना दल बनाया, शोषित दल, उसकी सरकार बनी, उसी दल से बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक फैक्ट याद रखिएगा कि बीपी मंडल बिहार के पहले पिछड़े चीफ मिनिस्टर नहीं थे, सतीश प्रसाद सिंह कुशवाहा थे। हम ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि कौन किस जाति का था, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि पिछड़े की राजनीति में भी, सामाजिक न्याय की राजनीति में भी बहुत बड़ा अंतर विरोध है। और वो अंतर विरोध ये है कि कुछ जातियां ये चाहती हैं कि पिछड़ों की राजनीति में केवल उन्हीं की बात हो, और अगर उन्हीं की बात हो तो निश्चित तौर पर यह सामाजिक न्याय की राजनीति का सबसे बड़ा अंतर विरोध है। और आने वाले समय में इस पे 50 सवाल उठेंगे और ये कमजोर पड़ेगा। दूसरी तरफ जब ये बातें हुई कि जिन पार्टियों ने सत्ता संभाली बाबू जगदेव प्रसाद के विचारधारा के नाम पर या सामाजिक न्याय की विचारधारा के नाम पर, प्रतिनिधित्व के नाम पर, उन्हीं ने उनके विचारों को अपने पॉलिसीज में, अपने प्रशासन में, अपने संगठन में नहीं लागू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो समुदाय या जो वर्ग, जो जातियां इस राजनीति से हतोत्साहित हुई, प्रभावित हुई, उन्होंने दूसरे तरफ जाना पसंद किया और जाकर के वो उन लोगों को सत्ता में लाई जो आपके वैचारिक लड़ाई के विरोधी थे। कौन जिम्मेवार है इसके? वो निश्चित तौर पर वो ताक में रहेंगे कि आप कमजोरी दिखाएं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक जाति के वर्चस्व को वो सामने ला करके रखें, लोगों को कन्विंस करें, और लोग कन्विंस हुए इस बात से। और उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी सत्ता चली गई। और आज भी अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके केवल मूर्ति बैठाने से, आपके माला पहनाने से, हम ये नहीं कह रहे कि ये होना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर जो जनमानस है, जो पब्लिक है, उसके बीच में बाबू जगदेव प्रसाद का जो इमेज है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। लोगों को जानना चाहिए कि बाबू जगदेव प्रसाद कौन थे, क्योंकि उनके इतिहास को दबाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस कार्य को करते करते आप उनके विचारधारा को ही तिलांजलि दे दें। और चुनावी राजनीति में अब तो ये दिख रहा है कि जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की विचारधारा का बदस्तूर बेजा इस्तेमाल किया केवल सत्ता पाने के लिए, उनको आज जनता जवाब दे रही है इस माध्यम से, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और विकल्पहीनता की स्थिति में वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहां उनको थोड़ा बहुत भी संसाधनों में पाने का कुछ दिख रहा है या कुछ कोई देने का प्रयास कर रहा है, उससे वो कन्विंस होकर के उन लोगों को वोट कर रही हैं जो सामाजिक न्याय की विचारधारा का नाम लेते लेते ही उस सामाजिक न्याय की विचारधारा को ही खत्म करने का प्रयास करते रहे। ये बहुत बड़ा अंतर्विरोध है सामाजिक न्याय की राजनीति में। कुछ लोग इस बात से डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर देखें, वोटिंग पैटर्न के स्तर पर देखें, तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। बिहार के राजनीति में 2005 से ही नीतीश कुमार क्यों हावी हैं? क्या गलती रही उससे पहले की सरकारों में जब आरजेडी की सरकार रही? क्यों ओबीसी में आप जो जिसको आप बहुजन कहते हैं, उसमें नॉन यादव जितने वोटर्स हैं,
वो जिताने लायक वोट नहीं कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आप तो कहते हैं ना कि हम बाबू जगदेव प्रसाद की राजनीति करते हैं। यूपी में आप देख लीजिए, क्यों नॉन यादव दूसरे पार्टियों को वोट कर रहे हैं? क्या वजह है? इसका वजह महज ये नहीं है कि उनका कोई वैचारिक सोच नहीं है। जिस विचारधारा की लड़ाई आप लड़ रहे थे, उस विचारधारा के आड़ में जो आपने किया, उस गलती का ये नतीजा है। और अगर वो गलती आज भी नहीं आप समझ पाते, केवल ये दिखा करके कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वैचारिक दुश्मन है, आप प्रैक्टिकल जो जरूरतें हैं, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, उस बात को नकार नहीं सकते। जो सिद्धांत की राजनीति है वो अपनी जगह है, लेकिन वो सिद्धांत की राजनीति अगर व्यवहार में नहीं दिख रही है तो उस विकल्पहीनता की स्थिति में लोग क्या करेंगे? इस बात की चिंता होनी चाहिए, इस बात पे मंथन होना चाहिए। विचारधारा की लड़ाई प्रैक्टिस में भी दिखना चाहिए, आपके संगठन में भी दिखना चाहिए। जिंदगी भर बाबू जगदेव प्रसाद ये लड़ाई लड़ते रह गए कि संगठन में भी बहुजनों का प्रतिनिधित्व जरूरी है, लेकिन जो बहुजन और सामाजिक न्याय के नाम पर संगठन बने, राजनीतिक पार्टियां बनी, उसमें किसी खास जाति का अगर दबदबा हो जाता है तो फिर उस संगठन को कहने का ये क्या मतलब है कि हम सामाजिक न्याय के प्रतिनिधि हैं, हम सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर के चलते हैं। और सबसे बड़ी दुर्गति आप देखिए कि वो सामाजिक न्याय की अगर ये पार्टियां बात भी करती हैं तो उसमें भी वंशवाद हावी है, उसमें भी परिवारवाद हावी है, उसमें ये क्या कह सकते हैं, सुप्रीमो का कंसेप्ट चलता है। डेमोक्रेसी में सुप्रीमो, एक तरफ जो केंद्र की सत्ता है या राज्य की सत्ता है, उसको आप इसलिए आलोचना करते हैं कि वो डिक्टेटरशिप स्थापित कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, व्यवस्था का इस्तेमाल करके जो डिसेंट वॉइस है उसको चुप करा रहा है, और पार्टी के अंदर वो सेम कंसेप्ट आप चला रहे हैं, तो क्या उससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है क्या? ये बात आपको समझनी होगी। और अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं और ये बदलाव नहीं कर पा रहे हैं तो मत कहिए कि बाबू जगदेव प्रसाद के विचारधारा के हम वाहक हैं या उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, कि जब बाबू जगदेव प्रसाद को बिहार का लेनिन कहते हैं तो कम्युनिस्टों को भी समझने की जरूरत है कि अगर जाति के सवाल को आपने डील नहीं किया, जाति के सवाल का क्या मतलब, किसी खास जातियों का संसाधनों के ऊपर आज भी लगभग एकाधिकार होना, सांस्कृतिक संसाधनों के ऊपर, सामाजिक संसाधनों के ऊपर, राजनीतिक संसाधनों के ऊपर, राजनीतिक संगठनों के अंदर किसी खास जातियों का विचारधारा के नाम पर कि हम मार्क्सवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम वामपंथी हैं, अगर उन्हीं का कब्जा है, अगर आप ही का वर्चस्व है और एकाधिकार है, और इस सवाल को क्योंकि ये जाति का सवाल है, ये जाति का सवाल है, जाति से लोग वंचित होते हैं, जाति से उनको किस तरह का व्यवहार मिलना चाहिए समाज में ये तय होता है, जाति से संसाधनों पर किसका सबसे अधिक अधिकार है ये तय होता है। कुछ लोग इसे डिनाई करने की बात करते हैं। तो भाई जो कास्ट सर्वे हुआ है बिहार में, उसका डेटा उठा के देख लीजिए ना, वो आर्थिक स्थिति को तो पूरी तरह से बता देता है कि अगर कोई अमीर है तो उसमें कौन सी जातियां सबसे अधिक अमीर हैं, किन जातियों का वर्चस्व है संसाधनों पर। और उसके बाद भी आप इमेजिनेशन में जी रहे हैं, यूटोपिया में जी रहे हैं, कल्पना में जी रहे हैं कि जाति का तो कोई सवाल ही नहीं। आपकी पूरी शादियां जाति में हो रही हैं, पूरा ऐड उठा के आप देख लीजिए, जाति के आधार पर व्यवसाय तय हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में पूरी तरह से उन्हीं का कब्जा है जो स्वर्ण जातियां हैं, एकेडमिया में उन्हीं का कब्जा है, संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है। अब इनकम रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वेल्थ रिपोर्ट जो है, पीरियोडिक लेबर सर्वे का रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, कितने रिपोर्ट हैं जो ये बताते हैं कि कुछ जातियां हैं जिनका पूरे संसाधनों पर कब्जा है, फिर भी आप कहते हैं कि जाति का तो कोई सवाल ही नहीं है। कैसी कल्पना है आपकी, कितना अन्यायपूर्ण ये सोच है कि जाति का कोई सवाल ही नहीं है। और इसी बात को कहते थे बाबू जगदेव प्रसाद कि यहां पर सबसे पहले जाति संघर्ष जब तक नहीं होगा तब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी। कम्युनिस्ट मित्रों को भी, कम्युनिस्टों को भी ये बात सोचना है, मार्क्सवादियों को भी, समाजवादियों को भी ये बात सोचना है कि अगर इस बात को आप नहीं समझे
अगर नहीं समझे तो वैचारिक रूप से भी आप खत्म हो जाएंगे। पार्टी और संगठन का बात तो छोड़ दीजिए, प्रतिनिधित्व का सवाल आज सबके मन में है। अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संख्या इंपॉर्टेंट है, तो संख्या के हिसाब से संसाधनों में भी हमें हिस्सा चाहिए। ये बात सब कुछ समझ रहा है। केवल वोट देने में हमारा हिस्सेदारी नहीं, बल्कि संसाधनों में भी हिस्सेदारी चाहिए। ये बात आपको समझना होगा। और कम्युनिस्टों का धरातल में पहुंचना, रसातल में पहुंचना इस बात को साबित करता है कि आप उस सवाल को नहीं समझ पा रहे। और अगर उस सवाल को अगर आप नहीं डील कर रहे, जाति के सवाल को आप डील नहीं कर रहे हैं, जाति आधारित जो वंचितीकरण है, या आप कहें कि जिस तरह से जाति के आधार पर हर चीजों से वंचित किया जाता है, क्योंकि ये व्यवस्था है। जाति धर्म नहीं है, जाति आध्यात्मिकता नहीं है, ये बात समझिए। जाति एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के द्वारा यह तय होता है कि संसाधनों पर किसका कितना अधिकार होगा, कौन शोषित होगा, कौन शोषक होगा। यह बात बाबू जगदेव प्रसाद का विश्लेषण बताता है। और इसी विश्लेषण के आधार पर उनको कहते हैं कि वो बिहार के लेनिन थे, क्योंकि लेनिन ने जो रूसी समाज था उसका विश्लेषण किया और उस परिस्थितियों के हिसाब से वहां पे उन्होंने बदलाव लाया। और ये बात बाबू जगदेव प्रसाद समझ रहे थे। बाबू जगदेव प्रसाद समझ रहे थे कि समाज में बदलाव संभव है, लेकिन उसका सही विश्लेषण होना चाहिए। अगर विश्लेषण गलत होगा तो आपकी लड़ाई भी गलत होगी, आपके साधन भी गलत होंगे। जो साध्य आप चुन रहे हैं, उस साध्य के लिए सबसे पहले आपको जानकारी, सही जानकारी चाहिए। और सही जानकारी बताने की कोशिश बाबू जगदेव प्रसाद ने की कि इस देश में जाति सबसे बड़ी समस्या है, और जाति के इस व्यवस्था को, इसको धर्म के द्वारा सपोर्ट दिया गया ताकि इस पे आप सवाल ना उठाएं। भगवान के रूप में, भगवान के नाम पर, ब्रह्मा के नाम पर यह बताने की कोशिश हुई है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भगवान का देन है, ताकि आप सवाल ना उठाएं, इसको दैवीय मान ले। और जिस दिन से ये मानना आप शुरू करते हैं, उस दिन से आपको बदलाव की जो चाहत है वो कुंद होने लगती है, बंद होने लगती है, समाप्त होने लगती है, आप कमजोर पड़ने लगते हैं। और इसी बात को बाबू जगदेव प्रसाद कह रहे हैं कि आपको समझना होगा। जाति संघर्ष को, जातीय व्यवस्था को, ये व्यवस्था है, ये धर्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। धर्म का केवल नाम दिया गया है ताकि आप इस लड़ाई को न लड़ पाए, आप कमजोर पड़ जाएं। लेकिन जो पार्टियां, जो राजनीतिक दल इसको लड़ने की बात कहे, उन्हीं ने सबसे ज्यादा इसको डैमेज पहुंचाया, इस विचारधारा को डैमेज किया है। जगदेव बाबू के आदर्शों को नुकसान पहुंचाया है। जब उनको करने का मौका मिला तो उन लोगों ने नहीं किया, और जो आज कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है कि एक ऐसे राजनेता, विचारक, थिंकर जो एक विश्व दृष्टि रखता था कि समाज कैसे समानतापूर्ण बने, उसको अगर आगे लड़ाई के रूप में बढ़ाना है, उस वैचारिक लड़ाई को, यहाँ हिंसक लड़ाई की बात नहीं हो रही है, विचारधारा की लड़ाई की बात हो रही है। बाबू जगदेव प्रसाद एक विचारधारा के प्रतीक हैं, समानतापूर्ण विचारधारा के प्रतीक, सामाजिक न्याय के विचारधारा के प्रतीक, सामाजिक अन्याय को खत्म करने की व्यवस्था के प्रतीक, शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने का प्रतीक, अध्यात्म को अलग रखकर जाति को एक व्यवस्था के रूप में और उसके विरोध में एक जाति संघर्ष छेड़ने के प्रतीक, एक मानववादी, एक राजनेता, एक विश्व दृष्टा जिनका नाम बाबू जगदेव प्रसाद है, उन्हें समझने की जरूरत है। और उस विचारधारा को आगे नई परिस्थितियों में, ये बात समझिए, पुराने परिस्थितियों के हिसाब से उनके विचारधारा को नहीं आप लड़ सकते। नई परिस्थितियों में नए तरीके से उनके विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारी और आप सबकी जिम्मेवारी है। अगर आप मानवतावादी हैं, अगर आप समतावादी हैं, अगर आप संविधानवादी हैं, या अगर आप सामाजिक न्याय के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो एनालिसिस है, जो निश्चित तौर पर काफी क्रिटिकल है, ये आपको पसंद आएगा, आप इसको समझेंगे, आप कूल माइंडेड होकर के इस पर विचार करेंगे। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूं। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लोगों को शेयर करें और इस विचार विमर्श में हिस्सा लें। चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। विचार तभी आगे बढ़ता है जब उसके ऊपर बातचीत हो।
तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। तो हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।